और क्या हाल है? अच्छा भाई, तो सूरत हाल ये है कि हर आदमी को उनके गुनाहों की सजा दुनिया में मिलती है। मैं एक वाक़या पढ़ रहा था सूरह बकरा में, जो फरिश्तों के वाक़यात हैं, हारूत और मारूत। अगर किसी को पता है, किसी को नहीं पता, है ना? नाम सुना कभी नहीं? ये हमारे टिकट देने का पता है, अपने असल काम का नहीं पता। हारूत और मारूत जो फरिश्ते थे, तफसीर उसकी ये बताई गई, जमीन में गुनाह देखते हुए इंसान कितने गुनाह कर रहे हैं, फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, ये बंदे जो है ना, इनके हक में तो बददुआएं निकलती हैं, इतनी ना फरमा। तो रब्बे ताला ने कहा कि इनके अंदर मैंने जो नफ्स भरा है, उसके बाद तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम्हें भी अगर ऐसा मौका मिल जाए तुम भी तो बेहतरीन फरिश्ते मुंतखब करो, मैं उनमें इंसान की रहना नफ्स भरा तुम नहीं देखते मारूफ तो मारूफ लोग फैसले जो तो किस्सा मुख्तसर तो पढ़िएगा। वो दोनों जमीन में गए और वही हरकतें की, उन्होंने ही हमें जादू सिखाया, दुनिया में जादू उनकी वजह से। तो जब वो खताओं में मुब्तला हुए और उनको सजा लेने का वक्त आया, तो उन्हें ये कहा अजाब तो मिलेगा, दुनिया में जाइए आप इसलिए जो आखिरत तो खत्म नहीं होगी, दुनिया में एक दिन खत्म हो जाएगी, ना दुनिया में होगा ताकि खत्म तो हो। तो कहते ये हैं कि माहौल है यहाँ का, रात में निकल उसके कुएं में उन्हें उल्टा लटकाया हुआ कुरान में, जो मैं और वो जिंदगी जब तक दुनिया रहेगी उनको हमें हमारे गुनाहों की कुछ सजाएं दुनिया में मिल रही है, दुनिया में मिल रहा है, आखिरत से ये चीज पड़ती है। तो ये हो गए, दुनिया में कुछ तो मिल रहा है, यानी कि ठीक ठाक से सांस नहीं ले पाते, एक नई मुसीबत आया थी। तो अभी तक ये नहीं पता चल रहा था कि हमारे अपने इंटर के इम्तिहान होंगे होंगे तो कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे होंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसी में घुसपेच बनी खिचड़ी बन रही थी। बोले वो तो होंगे तो होंगे, वो इम्तिहान देकर वापस आएंगे तो अगली बस पे बैठ के सीधा एनटीयू करिएगा, हाँ आपका क्या बात। तो भाई अब गड़बड़ ये हो गई थी पिछले दिनों, एक तो ऑनलाइन और ऑन कैंपस ने हमें बीमार कर दिया, हमें कर दिया, आपको भी कर दिया। और दूसरा इसने चक्करबाजी में डाल दिया कि एक तो ECAT MCAT होगा, फौरन पास होगा विदाउट एनी सिग्निफिकेंट गैप, एंड नंबर 2 देयर इज अ डिफरेंस इन सिलेबस नाउ। सो ECAT would have a normal Karachi board book as a syllabus, जो NAD वाले और मेजर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन कराची they want to offer except NUST। NUST को छोड़ के बाकी सारी जो NUST है वो फेडरल बोर्ड वाली है, बाकी सारी UIT वाले भी हो गए और अपना अलग सर सैयद वाले हो गए, ये सब कराची बोर्ड का सिलेबस और इनमें मेजर दर्ज होते हैं NAD ये सब उसी की बात है। और जो मेडिकल वाले हैं उनको PMC ने एक सिलेबस दे दिया, which is very much differ from our कराची बोर्ड, इस सेंस में कि बहुत सारी चीजें कम हो गई हैं। अब दोनों साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो मुसीबत हो गई, उनका हाइड्रोजन प्रोजेक्टर ही नहीं है, आपने हाइड्रोजन पढ़ा दिया, आपने कोई मुसीबत आ गई, हमने फौरी फैसला करके पानी कट मारे, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को अलग कर देते, इंजीनियरिंग को अलग कर दिया तो क्या मुसीबत हो गई। अब आप में से कौन कौन हमारे एंट्री टेस्ट में MCAT TCAT अल्लामा में था? अभी 2 3 5 में कौन था? शहीद में कौन था? अब इन तीनों को जब हम मिला के पढ़ा रहे थे तो देखो आखिरी क्लास में मेरी सबकी साथ, और मैंने फौरन इस मौके को गनीमत जान के वर्कआउट किया थोड़ा सा कि अब मैं जब अगले दिन इन सबको साथ बिठाऊंगा तो वो सुधारेंगे, ठीक है ना। शहीद वालों को जो हम पढ़ा रहे थे उनका हमने नॉमेनक्लेचर अल्कीन का पढ़ा था, कायद वालों को हमने रिएक्शन से पहुंच गए थे, अल्कीन के रिएक्शन से पहुंचे थे, अल्लामा वालों को हम अल्कोहल तक पढ़ा चुके थे,
तो अब हमने तय ये किया है, बिकॉज आई नो दैट द नंबर इज लिमिटेड, और कुछ हमारे माशाल्लाह इधर भी बैठे हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं और मैं उनकी नहीं सुन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, ये सब ऑनलाइन बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ हो जाए ना समझे, मैं हम तो नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ एक बैरियर होगा टाइम का। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना रहे, और अगर हमारी जल्दी की वजह से, पहले से बिल्कुल ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूँ, अगर मेरी कभी जल्दबाजी से आपको ऐसा लगा कि सर ने यहाँ डंडी मार ली है, ठीक है, बहुत जल्दी हो रही है, तो इस वक्त जल्दी सिर्फ इस सेंस में हो रही है कि मैं एक अलॉटेड टाइम फ्रेम के अंदर चीजें मुकम्मल करना चाहता हूँ। लेकिन कहीं भी अगर ऐसा आपको लगेगा, तो अब अल्लाह का शुक्र है ऑनलाइन तो शायद एक ही फायदा है, आई एम अवेलेबल टू यू 24/7। नंबर है आपके पास, ग्रुप में भी मौजूद है, सबको पता है। तो अगर हम कराएंगे जल्दी तो वजह सिर्फ ये होगी कि यस, हमें एक टाइम फ्रेम में सब चीजें मुकम्मल करनी है। तो अगर किसी बच्चे, कोई बच्चा किसी से पीछे रह जाए, चाहे उसकी वजह मेरा केस चलना हो या उसका एब्सेंट हो जाना हो, नो प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज कैन कॉन्टैक्ट ऑनलाइन। क्लासों में जो हो गया डिस्कस इंशाल्लाह होगा, उसके बाद नो प्रॉब्लम एट ऑल। ना आप घड़ी देखिए ना आप दिन देखिए, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। छोटी प्रॉब्लम है तो मैसेज पर डिस्कस हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम है तो यहाँ इस कैंपस में हमारी छुट्टी कभी नहीं होगी। तो हम आपको ऐसी सूरत में अगर बड़ी बात है तो बुला लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है? तो इसलिए इस टेंशन से फ्री हो जाएगा। वी हैव अ फुल कोऑपरेशन ऑफ टीचर, यानी कभी इंशाल्लाह अल्लाह ना करे मेरी मुझसे ऐसी बात निकले ना, नहीं, ठीक है? क्योंकि ये भी पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, पिछले साल के बच्चे होते ना तो मैं ये बात नहीं कहता, पिछले साल के होते नहीं कहता, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से पढ़ते, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसके बाद अगर तो कभी भी गुस्सा आता था यार तुम लोग को इतनी मेहनत से पढ़ा, फिर भी आपको मार कैसे ना हो जाता था। आपके लिए मैं ये बात कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद से गिल्टी फील करता हूँ, हमने हक अदा नहीं किया, बिकॉज ये मेरी थोड़ी था पढ़ाने का, अब वो मजबूरी थी, उसमें कसूर नहीं था, वो और बात है, लेकिन ज्यादती आपके साथ, ठीक है? सिलेबस कम हो गया, सब्जेक्ट्स कम हो गया, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ है वो भी दैट वाज नॉट डिलीवर्ड इन आइडियल वे। ऑनलाइन में ना हम वो एफर्ट कर पाते हैं, और बहुत दफा ऐसा होता है बच्चा भी नहीं सुन रहा होता, तो इसलिए वो इफेक्टिव वे नहीं आ रहा है। तो अब अगर कोई बच्चा किसी वजह से मुतासिर हुआ, ठीक है? अब तरीका ये तय किया है मैंने कि हम फॉलो करेंगे फ्रॉम दी अल्लामा, यानी मैंने ऑर्गेनिक में अब अकॉर्डिंग टू दी कराची बोर्ड जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से, जो हमारी बुक का सिलेबस है, हमें चैप्टर 9 में एल्डिहाइड और कीटोन्स करना है, जो हम वैसे थ्योरी में पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हमें ऑर्गेनिक में बिल्कुल इंडिपेंडेंट दो चीजें, और एक बायोकेमिस्ट्री वाली, ये समझ चुके थे। अब उनका क्या होगा जो पीछे है, तो मैंने अभी यही डिस्कस कर रहा था। तो शहीद वाले बच्चों के लिए भी और कायद वाले बच्चों के लिए, जो उनका मिसिंग पार्ट है उसके लिए तो नहीं, जैसे मतलब बाकी जो पर्सन थे उनका टाइम ज़्यादा होगा, तो अलग से या तो ऑनलाइन या फिजिकल, ये हम चॉक आउट कर रहे हैं आपके टाइम टेबल से और मेरे अपने टाइम टेबल से, और राइट फ्रॉम दी टुमारो और मैक्सिमम वेडनेसडे से मैं आपको शेयर करूंगा कि भाई ये वक्त से ये वक्त तक सेकंड शहीद के बच्चे आएंगे या ऑनलाइन आएंगे व्हाटएवर, और उनको ये चीज दिखाऊंगा। तो मेरा दिल ये है कि ये जो 2 वीक का स्पैन है, इस दौरान में ये सब कंप्लीट हुआ होगा, तो लंबा ना लटकाएगा। तो इंशाल्लाह इसी ये काम भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगा। तो जो जिसका मिस हुआ है वो बिल्कुल नहीं घबराएगा, इसलिए मैंने आज ही बताया कहाँ है, क्या चीज मिस हुई है, उस सब रिवाज से ठीक हो गई बात। आ जाइए। अब ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमने शहीद में भी पढ़ा हुआ है नाम के सर, लेकिन शहीद में भी जो बेसिक था वो बता दिया था, और आज मैं सब बता दिया, तो उसे कर रहा हूँ, तो उसमें हमें एज सच इतनी कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होगी अगर उसे नॉर्मल पैसे का जरा तो एल्डिहाइड्स, जो छोटी छोटी अब बातें, आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहली बात है, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, तो चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए इस कार्बन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल,
अगर कार्बोनाइल ग्रुप के इस कार्बोनाइल ग्रुप is attached to hydrogen and an alkyl compound is called aldehyde. Aldehyde अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आर लगा, इसको कहते हैं एल्डिहाइड. So this is general representation of aldehyde. एल्डिहाइड के तमाम मेंबर्स का जनरल फॉर्मूला H2N2 और हम इन्हें IUPAC में कहते हैं अल्कानल. और इस अल्कानल की हिसाब किताब ये है कि ALK इस बात के लिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर देयर, AN इस कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा है. तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो AN, डबल बॉन्ड है तो EN, ट्रिपल बॉन्ड है तो YN. इस हिसाब से ये अल्कानल, अल्कीनल और अल्काइनल हो सकता है. और ये जो AL आखिर में लग रहा है ये निशानी है इस बात की कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है. सबसे पहली और अहम बात है एल्डिहाइड्स हमारे पूरे सिलेबस में विद along with कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमारा फोकस एल्डिहाइड पे है. तो एल्डिहाइड एज ए वाहिद
प्रोपानोइक एसिड, जिसको कॉमन नेमिंग वाला कहेगा प्रोपियोनिक एसिड। जरा प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है, प्रोपानोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड। अब इसका आईयूपीएसी नेम हो गया एज एन एल्डिहाइड प्रोपानल, मिथानल, इथानल, प्रोपानल। कॉमन आईयूपीएसी नेमिंग तो बड़ी सही आ रही है। कॉमन नेमिंग हो गई प्रोपियोन, लिखेंगे साथ में एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। 4 कार्बन के लिए ये हो गया ब्यूटानोइक एसिड, जिसको हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। और अगर इससे 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाएंगे तो ये बनेगा ब्यूटानल, which becomes butyl aldehyde। ये टोटल 6 कार्बन तक हमारे सिलेबस में कॉमन नेमिंग है। तो अब 5 कार्बन वाला आईयूपीएसी के हिसाब से पेंटानोइक एसिड और कॉमन नेमिंग के हिसाब से वैलेरिक एसिड। जब हम इससे एल्डिहाइड बनाएंगे जिसमें 5 कार्बन होंगे तो वो बनेगा पेंटानल from IUPAC and Weller aldehyde from common naming। Six carbon, the last one should be hexanoic acid from IUPAC and caproic acid from common naming of carboxylic acid। और 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड should be hexanal in IUPAC and caproaldehyde in common naming। इस तरह आपके सामने मिथानल, इथानल, प्रोपानॉल, ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल should be IUPAC। और अगर इससे आगे भी जाएंगे तो हेप्टानल, ऑक्टानल, नॉनानल, डेकानल ऐसे होता है। कॉमन नेमिंग में 6 तक ही रुकना है। और क्योंकि उसमें सब में नए लफ्ज आ रहे हैं ना हर कार्बन के लिए, तो एक कार्बन के लिए FORM फॉर्म आगे एल्डिहाइड लगा दें, 2 के लिए ACET एसिड आगे एल्डिहाइड लगा दें, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वैलर, 6 के लिए कैप्रो। ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए है, लेकिन हमारे सिलेबस में IUPAC 10 तक है और कॉमन नेमिंग 6 तक फॉर एल्डिहाइड। तो बात यहाँ नहीं रुकती। इसके बाद अगर ब्रांच्ड एल्डिहाइड्स या ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उनका नाम देने का तरीका भी वही है जो आईयूपीएसी में चला है। यानी हम बाकायदा पेरेंट चेन चूज करके उसकी नंबरिंग करते हैं और उस नंबरिंग के हिसाब से ब्रांचेस की पोजीशन बताते हैं। और उसमें क्या ख्याल रखा जाता है कि आईयूपीएसी वाले 1 2 3 4 करते थे नंबरिंग, कॉमन नेमिंग वाले अल्फा बीटा गैमा। तो तरीका ये है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे कुछ नहीं लेना फिलहाल, एल्डिहाइड पे फोकस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटेल्स तो है ही नहीं, तो मैं एल्डिहाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आईयूपीएसी नेमिंग वाले सब कार्बन गिनते हैं, वो कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन 1 है, फिर ये 2 3 4 5 उनकी गिनती ऐसे। और कॉमन नेमिंग वाले कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन तो गिनो ही मत, उसके साथ तो ब्रांच लग नहीं सकती, उसके बराबर वाला कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गैमा, फिर डेल्टा। 4 पोजीशन तक हमें याद करना है, 5वें की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है सेकंड वाले को अल्फा कह रहे हैं, थर्ड वाले को बीटा, फोर्थ वाले को गैमा, फिफ्थ वाले को डेल्टा।
और उसके बाद की हमें जरूरत नहीं। तो इस हिसाब से अब अगर हम कुछ ऐसे नाम देखें जिसमें हमें इस लॉजिक की जरूरत पड़े, तो देखिए अगर ये है स्ट्रक्चर, दिस इज एन एल्डिहाइड विथ 5 कार्बन, सो IUPAC में है पेंटानल फॉर्म और इसकी पोजीशन बनती है क्लोरीन एज अ ब्रांच की 4, तो IUPAC में इसका नाम होगा 4 क्लोरो पेंटानल। अब कॉमन नेमिंग वाले 5 वाले को कहते हैं वेलर एल्डिहाइड, सामने लिखा हुआ। और इस वेलर एल्डिहाइड में अल्फा बीटा गैमा, गैमा कार्बन पे क्लोरीन लगा है, तो ये हो जाएगा गैमा क्लोरो वेलर एल्डिहाइड। अब चूंकि हमारी तवज्जो सारी इस बात पर है कि शुड फेस दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हमें इन दोनों का सेंस होना चाहिए। नाम लिखे हुए से स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर से नाम, और इवन IUPAC नेम से कॉमन नेम का और कॉमन नेम से IUPAC। तो सबसे प्रोबेबल क्वेश्चन है जो इवन हमारे नॉर्मल इंटर के पेपर में एमसीक्यूज में आ चुका है, वो ये है कि उन्होंने कॉमन नेम लिख कर दिया और कहा इसका IUPAC बताओ, या IUPAC लिख कर दिया और कहा इसका कॉमन बताओ। तो ऑब्वियसली बात है जो रफ वर्क बच्चे को करना पड़ेगा उसे स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर वो उसके दूसरे नाम में ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट इज द IUPAC name of alpha alpha dimethyl beta chloro caproaldehyde? तो अगर ये सवाल है yes with the 4 options, पर हम अपने आंसर को निकाल लेते हैं। तो we have to draw, अब या तो आपकी इतनी अच्छी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो कि आप इसी से ट्रांसफॉर्म कर लें। आप कहें कैप्रो का मतलब है 6 कार्बन तो हेक्सानल, आपको ये भी समझ आ जाए कि अल्फा अल्फा शुड बी कार्बन 2 एंड बीटा शुड बी कार्बन 3, तो एक बच्चा यहीं से ट्रांसफॉर्म कर लेगा। और वो कहेगा अच्छा, इसमें ये लोग जो है जब कॉमन नेम लिखते हैं तो ये ब्रांचेस के अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल नहीं करते हैं। तो अगर क्लोरो पहले नहीं आ रहा बाद में तो सब चलता है, IUPAC में ये नहीं चलता। तो हम सबसे पहले लिखें 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल हेक्सा, तो आप डायरेक्ट बना लें, अच्छी बात है, लॉजिक बनती है। कैप्रो सी को कहते हैं तो हेक्सानल हो गया। ब्रांचेस में क्लोरीन की पोजीशन बीटा है, बीटा 3 को कहते हैं। अल्फा की पोजीशन 2 है, तो 2 डाइमिथाइल और 3 क्लोरो, तो बहुत बन गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप इससे स्ट्रक्चर बनाएं, कैप्रोएल्डिहाइड आप बनाएं 6 कार्बन और उसमें अल्फा कार्बन पर 2 मिथाइल लगाएं और बीटा पर 1 क्लोरीन, बाकी सब पे जो हाइड्रोजन जैसे हैं वो। और अब इसका IUPAC लेन दें सेम आएगा। तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लगता है, और ऑब्वियसली बात है थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो तो नाम से नाम में ट्रांसफर हो सकता है। अब अगर एक ऐसा काम करते हैं जिसमें हम IUPAC नेम देकर उसके कॉमन नेम से पूछ लें आपसे, so common name of 2,3-dichlorobutanol, ब्यूटानल का मतलब है 4 कार्बन, तो ब्यूटानल तो ट्रांसफॉर्म हो गया ब्यूटाइल एल्डिहाइड में, डाइक्लोरो डाइक्लोरो है, पोजीशन सही रखनी है। 2 अल्फा को कहते हैं और 3 बीटा को कहते हैं, दिस शुड बी अल्फा
बीटा डाइक्लोरो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। और आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो भी आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे। So this is all about its intro, its common and IUPAC name. अब आ जाए इसके रिएक्शंस। एल्डिहाइड में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो अल्कोहल वाले ही थे, अलबत्ता रिएक्शंस में अच्छे और अहम रिएक्शंस है जिनका तस्करा थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में हम पूरी 100% उम्मीदों के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो सबसे पहला तरीका है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हमें याद हो और होना भी चाहिए, थ्योरी में ये बात पढ़ी थी सबने कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उन्हें ऑक्सीडाइज करें तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करें तो कीटोन। तो हम एल्डिहाइड की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास ये जनरल पैटर्न है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन द सेंस कि यहाँ मैंने R लगाने के बजाय डैश छोड़ा ताकि हम इसमें H भी लगा सकते हैं और R भी लगा सकते हैं। तो इससे मिथेनॉल और सारे प्राइमरी अल्कोहल आ गए, क्योंकि ये रिएक्शन मिथेनॉल भी करता है, इथेनॉल भी करता है। तो इस तरह लिखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन में, तो इट कवर्स ऑल 1 डिग्री अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन का मतलब था कि आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका रिएक्शन करवाएं जो इसे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, एंड दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन आवर सिलेबस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट in the presence of concentrated sulfuric acid. When we have multiple options, potassium permanganate भी इस्तेमाल होता है, but not in our book. इसलिए हम अपनी किताब को फॉलो करेंगे और सिर्फ इसी को यूज करेंगे। तय ये हुआ था कि एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का और एक हाइड्रोजन उसके अलावा जो हमारे प्राइमरी कार्बन से लगा होगा, ये दोनों इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएंगे वाटर, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमारा साइड प्रोडक्ट बनेगा वाटर एंड देयर इज ये बन गया एल्डिहाइड। इस लिहाज से ये मामला बड़ा सिंपल है कि अब अगर आप जिस कार्बन कितने कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा। So if I am using methanol, I will get methanol. तो अब इक्वेशन भी देख ली और लॉजिक भी नजर आ गई। तो इस लॉजिक की जानते हैं जानते ये होगा हमारे साथ। जो वीकेंड का सिलेबस है वो रिड्यूस में आ रहा है, पूरा है सेकंड ईयर रिड्यूस है, फर्स्ट ईयर पूरा है। आपने फर्स्ट ईयर पूरी पढ़ी है, सेकंड ईयर से रिड्यूस है, ये बात नहीं बिल्कुल बता रहा है। सेकंड ईयर बिल्कुल रिड्यूस्ड है, जो आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं वही है, फर्स्ट ईयर पूरा है until they announce something। क्योंकि आजकल हर बात के आखिर में कहना पड़ता है, तो जितने जलील उन्होंने हमें किया ना, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, तब यही चल रहा है। आपके भी प्रैक्टिकल आखिरी अनाउंसमेंट के साथ।
मुझे भी बताओ कैसे लेंगे। अगर वो पेपर के फौरन बाद एंट्रेंस में घुसाना है बच्चों को, तो फिर वो तो प्रैक्टिकल हो रहा होगा उसमें मैनेजमेंट करने की बात, तो फॉर्मेलिटी होगी फिर वो प्रैक्टिकल। बस आप आकर अपनी शक्ल दिखा दें, बाकी हमारा काम है। खैर उधर तो पहले भी ये था, लेकिन अब कानूनी तौर पर होगा। पहले हम जरा शर्मिंदा वही कर रहे थे, ठीक है। तो भाई आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर पूरा है, उसमें कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं है, वो इस साल के लिए। तो इस साल के जो बच्चे इंशाल्लाह अगले साल आएंगे तो फिर उनका भी फैसला किया जाएगा, क्योंकि एक दफा ये भी निकल चुका है उनके मुंह से कि हम रिड्यूस सिलेबस कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चों को हम बाद में पढ़ाएंगे। तो वो बाद में आपको तो नहीं पढ़ा सकते, तो भाग गया। लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हमारे काबू में है, उनका क्या करेंगे। हो सकता है अगर हालात अगले साल बेहतर हो तो हमसे कहें चलो भाई सेकंड ईयर के साथ तो रिड्यूस और टॉपिक पढ़ा, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, उनका क्या जाता है, उन्होंने तो कौन सा पढ़ा है, तो हमें पढ़ेगी नहीं तो हम। ओके, अब जरा मुझे गौर से आपको जो बात मैंने ऑनलाइन भी बताई थी वो कितनी इफेक्टिव कम्युनिकेट हुई, वो मैं इस सेक्शन के जरिए करना चाह रहा हूँ। Yes, you should know the pattern of equation, इसलिए मैंने पूरी तफसील से इक्वेशन लिखी सब थ्योरी में लिखा है, क्योंकि एक कंसर्न ये है, और आपने भी माशाल्लाह एक्सपोजर देखा होगा, इक्वेशन का सवाल आता है, पूरी इक्वेशन लिखकर किसी एक चीज को प्रोडक्ट में से, रिएक्टेंट में से, या इवन कंडीशन में से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, एंड देन दे गिव द ऑप्शन यहाँ क्या आएगा। तो आपको इसलिए इक्वेशन तो आनी ही चाहिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ये है कि अब मीथनॉल से मीथानॉल मिल रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ तो कोई मामला ही खराब। तो फिर इसका मतलब खुद ब खुद क्या हुआ, ये सेंस डेवलप हो जाए कि फिर इथेनॉल से इथेनॉल है, प्रोपानॉल से प्रोपानॉल है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोपानॉल मस्ट बी प्राइमरी, यानी वन प्रोपानॉल, तो फिर उससे प्रोपानॉल, क्योंकि टू प्रोपानॉल इज सेकेंडरी, उससे तो फिर कीटोन बन जाता। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका भी इत्तेफाक से यही है, सिर्फ तरीका ऑफ ऑक्सीडेशन इज डिफरेंट। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशंस ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होती हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वैसे दो और हैं, और वो है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये डेफिनेशन उन कंपाउंड्स को लगती है जिसमें आयनिक रिएक्शन, जो कि ऑर्गेनिक में नहीं इनऑर्गेनिक होता है। इसलिए यहाँ हमारा जब भी लफ्ज ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं। तो अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो ऑक्सीडेशन हो गई, अब हाइड्रोजन रिमूव करके जो ऑक्सीडेशन होगी उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 1 डिग्री। अब सिंपल टर्म्स में डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब ये हमारी की टर्म हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो अब ऑक्सीडेशन करने का अंदाज बदलेगा, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो चेंज हो जाएगा। वो होंगे ट्रांजिशन मेटल्स या उनके ऑक्साइड्स, जो हमारे अल्कोहल में से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन ऑलमोस्ट यही है कि आप कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और उसे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, दैट इज वन ऑप्शन। इवन एक और ऑप्शन है कॉपर और निकल मेटल्स का मिक्सचर, दोनों में से किसी भी ऑप्शन को हम ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक ये और एक ये, और इन दोनों के बीच में उसी तरह डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो वी विल हैव एल्डिहाइड। ठीक है भाई, अब बाकी कहानी वही है, बस ये तरीका चेंज हो गया कि इसकी जगह दिया गया। ये दो तरीके हैं फॉर ऑल प्रिपरेशन ऑफ ऑल एल्डिहाइड्स। तीसरा तरीका भी है, लेकिन वो सारे एल्डिहाइड्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मिथानल फॉर्मल्डिहाइड के लिए। सो तीसरा तरीका है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, and this is only for methanol. अब ये कैल्शियम फॉर्मेट कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट निकला है, तो अगर इसका IUPAC नेम बनाएंगे तो वो बनेगा कैल्शियम
मीथानॉइड, जो मीथानॉइक एसिड से निकलेगा। तो अब इसकी डिटेल ये है कि मीथानॉइक एसिड ये होता है, ठीक है ना। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसे मीथानॉइक एसिड भी कहते हैं। इसके 2 मोल्स लीजिए और इसका रिएक्शन करवाइए कैल्शियम से। कैल्शियम मेटल है और बेसिक होता है मेटल्स, तो क्या होगा, दोनों में से जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दोनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये दोनों के दोनों कैल्शियम के साथ, तो ये कहलाता है कैल्शियम मीथानॉइड या कैल्शियम फॉर्मेट। तो जब भी आप कैल्शियम का किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट बनाएंगे, तो क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए एक कैल्शियम 2 मोल्स ऑफ एसिड के साथ ज्वाइन होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर लंबा चौड़ा बन जाता है। तो ये है कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम मीथानॉइड। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब है सिंपल डीकंपोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। ड्राई कंडीशंस पर पानी की गैर मौजूदगी में हम किसी कंपाउंड को इतना ज्यादा गर्म करें कि वो डीकंपोज हो जाए, द टेक्निक इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन। तो अब इसमें अगर आप नोटिस करें, जब आप इसे हीट करेंगे तो ये कंपाउंड डीकंपोज होकर ये टुकड़ा अलग हो जाएगा, एंड दिस टुकड़ा इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो बचेगा क्या, इट्स सिंपली मीथानॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से मीथानॉल बनता है सिर्फ। और अगर आपके दिल में ये ख्याल आए कि सर अगर मैं मीथानॉइक एसिड की जगह इथेनॉइक एसिड यूज कर लूं, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। उस सूरत में जो चीज बनेगी, इधर भी CH3 होगा, उधर भी CH3, तो वो कीटोन होगा। तो ये बात हम कीटोन में पढ़ेंगे कि ये तरीका असल में कीटोन्स को बनाने का ऑफिशियल तरीका है, जिससे मीथानॉल भी बन जाता है। तो इसमें यहाँ सिर्फ मीथानॉल के लिए, और बाद में हम इसे कहेंगे कि ये सारे कीटोन्स के लिए है, अगर आप एक से ज्यादा कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करें। ये मीथानॉइक एसिड की जगह इथेनॉल, प्रोपेनॉइल, इनमें से किसी को कैल्शियम के साथ मिलाएं, तो फिर उस वक्त पे कीटोन, तो कीटोन में पढ़ेंगे। तो ये 3 तरीके हो गए, पूरी की तफसील के साथ हमने कोट कर दिया। अब इसके रिएक्शंस, कहाँ लिखा हुआ, मॉलिब्डेनम एक मेटल है, पीरियोडिक टेबल में कॉपर क्रोमियम के नीचे होता है, इसका सिंबल है कैपिटल M और O, इसका नाम है मॉलिब्डेनम। अगर मेरिटोरियस वाले मुझे नौकरी पे ना रख लेते तो इसमें PhD कर रहा था, आगे ले आएगा। 98 में मॉलिब्डेनम, क्रोमियम और वैनिडियम, इन तीनों के ऑक्साइड्स और इनके सल्फेट्स और नाइट्रेट्स और पता नहीं कौन कौन सी चीजें संध्या में बता दी थी, ये बनाओ और इस पे ये वो करो। एक दफा तो कर भी दिया था कुछ, पहले उन्होंने बुला लिया, तो भाई या तो पढ़ लो या कमा लो। मैंने बोला कमा लेते हैं, पढ़ने की तो सारी जिंदगी पड़ी। मैं सही डिसीजन लिया मैंने, मॉलिब्डेनम वो है। ओके, अब आगे बढ़े। इसके रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके रिएक्शंस में जो सबसे पहला हिस्सा है, इसके 2 हिस्से हैं बेसिकली, एक एडिशन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे अभी आपने नमूना देखा कि एल्डिहाइड बनाने के लिए हमने ऑक्सीडेशन को 2 तरीकों से किया है, एक इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक इन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग व्हिच इज डिहाइड्रोजनेशन एजेंट, ट्रांजिशन मेथड। इसी तरह आगे भी हम यही कुछ करने जा रहे हैं। एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करें तो ये वापस प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, ये है सी। तो यानी कि हमारा जो रिएक्शन का हिसाब किताब था वो ये था, अगर आपको याद आ जाए, हमने अल्कोहल में बात लिखी थी कि अल्कोहल ऑक्सीडेशन करके बनाते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिडक्शन करेंगे तो वापस एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड अगर रिडक्शन करेंगे तो वापस ट्रांसफर। तो आप ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड भी कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यही वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो मैं यूं लिखूंगा, तमाम एल्डिहाइड्स ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट and concentrated sulfuric acid to form carboxylic acid। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मीथानल है तो वो आपको मीथानोइक एसिड बनवा देगा। और अगर आप दूसरा रिएक्शन पूछेंगे तो हो गया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उससे एल्डिहाइड वापस प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है तो रिडक्शन के लिए आपके पास ऑप्शन होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ नेसेंट से दिखाया है, और ये हाइड्रोजन हमें सोडियम और अल्कोहल के रिएक्शन से मिलता है। तो डबल बॉन्ड खत्म करें, एक H ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ, दिस बिकम्स प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर मेरे पास मीथानल है तो मैं उससे वापस मीथानॉल बना सकता हूँ। ये है। तो सिंपल दो रिएक्शंस हमने यहाँ डिलीवर कर दिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। इसके अगले रिएक्शंस थोड़ा ज्यादा तफसीलात वाले और अहम हैं, एडिशन रिएक्शंस एंड देन देयर स्पेशल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बाय फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिंग रिएजेंट। तो ये सब रिएक्शंस के साथ फिर अब हम अपनी अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं।